स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि फार्मा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, इसके बाद में पार्टनरशिप का पढ़ा, हिंदू यूनिफाइड फैमिली के बारे में हमने पढ़ा और कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये सभी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल तक के बिजनेस के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, वहाँ पर इनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब हम किसी बिजनेस को बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर करना चाहते हैं, यानी जिसका कारोबार पूरे देश में या विदेशों तक फैला हुआ हो, इस रूप में जब हम कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि हम बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में कैपिटल जनता से कलेक्ट की जा सकती है, पब्लिक से कलेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास कैपिटल बड़ी पैमाने पर आती है, इसलिए हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए वेल क्वालिफाइड, ट्रेंड और एक्सपीरियंस मैनेजर को बिजनेस की एक्टिविटी की चलाने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। इस प्रकार के ट्रेंड और एक्सपीरियंस मैनेजर के द्वारा जब बिजनेस रन किया जाता है तो वो बहुत अच्छे ढंग से चल पाते हैं और बड़े पैमाने पर भी कार्य को संभाला जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सबसे पहला है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। तो उसी प्रकार से कंपनी का भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, नहीं, इसका एक अलग अस्तित्व होता है। इसके जो मालिक होते हैं, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो एक कंपनी को उसके शेयर होल्डर से अलग समझा जाता है। कंपनी अपने नाम से बिजनेस को चलाती है। ये किसी भी एसेट्स को अपने नाम से खरीद सकती है और उसे बेच सकती है। तो इनके द्वारा आउटसाइडर से खुद कंपनी के नाम पर कांटेक्ट किए जा सकते हैं और कंपनी अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक नेचुरल पर्सन कार्य करता है, उसी प्रकार से कंपनी का भी एक अलग अस्तित्व होता है। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के एंगल से बहुत ही उपयोगी है। कंपनी की एक फिजिकल बॉडी नहीं होती, जिस प्रकार से हम अपने आप को देख सकते हैं हमारी फिजिकल बॉडी होती है जिसे देखा छुआ जा सकता है, लेकिन कंपनी को इस प्रकार से हम नहीं देख सकते। इसे कानून के द्वारा आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में मान्यता दी गई है। जिस प्रकार से हमारे द्वारा कोई भी एग्रीमेंट किया जा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किया जा सकता है, उस प्रकार से कंपनी खुद फिजिकल रूप में ये कार्य नहीं कर सकती, लेकिन उसकी ओर से उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा यह कार्य किया जाता है। इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में जानते हैं। उनके द्वारा कंपनी की ओर से बिजनेस को चलाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। यहाँ ऑब्जेक्ट इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बिजनेस का वो कौन सा फॉर्म है जिसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कंपनी। इसके बाद में है रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना कुछ बिजनेस में कंपलसरी नहीं था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही इनका एग्जिस्टेंस माना जाता है, यानी ये मानते हैं कि उनका जन्म हो गया है, वो प्रारंभ हो गई हैं। तो भारत में कंपनी एक्ट सबसे पहले 1956 में बनाया गया था, इसलिए 1956 के अनुसार कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता था। ईयर 2013 में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट कर दिए गए बहुत सारे और न्यू कंपनी एक्ट 2013 के नाम से बन चुका है और अब कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होता है वो कंपनी एक्ट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद में है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि इसमें स्थायी उत्तराधिकार होता है। इसका जीवन काल लंबा होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो कारोबार है वो उसके मेंबर से अलग माना जाता है, उसका बिजनेस अलग माना जाता है। एक पर्सन मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन कंपनी
लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और केवल लॉ के प्रावधानों के अनुसार या उसके प्रोविजंस के अनुसार ही उसकी समाप्ति की जा सकती है। यानी कंपनी का प्रारंभ और समापन दोनों कानून के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। तो किसी भी व्यक्ति की डेथ होने पर या इंसॉल्वेंसी होने पर या इनकैपेसिटी होने पर कंपनी के बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से कंपनी जो है वो अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग रहते हैं। इसी प्रकार से मेंबर्स बदलते रह सकते हैं, वो अपने हिस्से को दूसरों को बेच सकते हैं। इस प्रकार से मेंबर बदलते जाते हैं लेकिन कंपनी वही रहती है। इसका अन्य फोर्थ पॉइंट है कॉमन सील। ये बाकी सभी फॉर्म से अलग एक पॉइंट है। जब हम कोई डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं तो जब हम सिग्नेचर करते हैं तब उसे माना जाता है कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कंपनी तो एक फिजिकल बॉडी नहीं रखती, तो वो सिग्नेचर नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा सिग्नेचर नहीं करने के कारण उसमें एक कॉमन सील लगाई जाती है। कॉमन सील के ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। कंपनी की ओर से सारी एक्टिविटीज़ एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती हैं। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी एक व्यक्ति को इस कॉमन सील को लगाने का और उसे अपने पास संभाल के रखने का अधिकार दिया जाता है। जब किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगा दी जाती है तब कंपनी उस डॉक्यूमेंट के लिए बाइंड हो जाती है, उसे मानने के लिए बाध्य होती है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिस पर कंपनी की कॉमन सील न लगी हुई हो, कंपनी उसे मानने के लिए बाइंड नहीं होती है। इसके बाद में 6 पॉइंट है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जिसे कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनर्स अगर बाहर होना चाहें तो वो अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकते, लेकिन कंपनी में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यहाँ पर कंपनी के जो मेंबर हैं वो अपने शेयर को यानी अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती। कंपनी की कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। एक शेयर खरीदने वाला व्यक्ति उसका शेयर होल्डर यानी अंशधारी कहलाता है। शेयर को अंश कहते हैं। शेयर होल्डर अपनी इच्छा अनुसार कंपनी से अपने शेयर को बेचकर अलग हो सकता है और जब वो इंटर करना चाहे वापस से बिना किसी की सहमति से कंपनी के शेयर को खरीदकर उसमें वापस से शामिल हो सकता है। इस प्रकार से कंपनी के शेयर को अपनी इच्छा अनुसार खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि कंपनी 2 प्रकार की होती हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में ये कार्य किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यह कार्य आसानी से नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम किसी बाहरी व्यक्ति को अपने शेयर नहीं बेच सकते, बल्कि हमें जो बाकी के शेयर होल्डर हैं उन्हीं में से किसी को अपने शेयर बेचना होते हैं। इस प्रकार बेचा तो जा सकता है परंतु उसमें लिमिटेशन लगाई गई है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। तो कंपनी बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म है जिसके मालिक उसके शेयर होल्डर होते हैं। ये शेयर होल्डर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जिन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं। ये डायरेक्टर्स कंपनी के कारोबार की देखरेख का कार्य करते हैं, उसकी कंट्रोलिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और कंपनी को चलाने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट अपॉइंट करते हैं यानी मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के मालिक हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, वो सभी तो बिजनेस चला नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी ओर से कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं जिन्हें हम डायरेक्टर कहते हैं। इन डायरेक्टर्स की संख्या कई होती है, 5-6 कम से कम होते हैं। तो इस प्रकार से उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेजमेंट का कार्य देखा जाता है और बिजनेस को रन करने के लिए वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट के रूप में मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। मैनेजर्स बिजनेस को चलाते हैं और उसकी देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इसके बाद में है लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट हमें यह कहता है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि कुछ बिजनेस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी से भी नुकसान की भरपाई की जा सकती है। लेकिन कंपनी के फॉर्म में मेंबर्स की लायबिलिटी उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल के कंट्रीब्यूशन तक ही सीमित होती है।
जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि एक पर्सन है जिसने कि 1000 शेयर को 10 रुपीज़ के रेट में खरीदा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी लायबिलिटी 1000 इंटू 10 मतलब टोटल 10,000 रुपीज़ मानी जाएगी। इसके बाद में है 3.7 मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलने से क्या लाभ होते हैं इसके बारे में जानकारियाँ हमें दी गई हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया कि जब बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस करना होता है तो उसके लिए कंपनी का फॉर्म सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी अमाउंट को इकट्ठा किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। इसमें पैसा कलेक्ट करने के लिए हम जो सामान्य जनता है, आम जनता है, उसे शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करते हैं। इसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए वो शेयर खरीद लेते हैं। इस प्रकार से कंपनी कैपिटल कलेक्ट कर लेती है। The people having small savings can also buy the shares of company because the value of a share is very small। अभी आपने ऊपर जो एग्जांपल देखा वहाँ बताया था कि एक शेयर 10 रुपये का था। तो इस प्रकार से कंपनी अपने शेयर्स की कीमत को बहुत ही कम रखती है, जिससे कि बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करने लायक व्यक्ति भी कंपनी के शेयर खरीद कर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करना आसान हो जाता है। Apart from share capital, the company can collect funds by raising loans from financial institutions and by issue of debentures and other securities। शेयर के अलावा कंपनी यदि और पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है और लोन के बदले में उसके द्वारा डिवेंचर्स को इशू किया जाता है या इसके अलावा अदर सिक्योरिटी इशू की जा सकती हैं। डिवेंचर्स को हिंदी में हम ऋण पत्र कहते हैं। ये सर्टिफिकेट होता है कि हमने लोन लिया है और उस पर इतने इंटरेस्ट के साथ में इस डेट तक पैसा चुकाना है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। अभी हमने अदर फॉर्म बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि उनमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि मेंबर्स जो होते हैं, बिजनेस के मालिक जो होते हैं, लॉस होने की स्थिति में उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी हो सकती है। लेकिन कंपनी की यही सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और उन्होंने जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है बिजनेस में केवल उतने हिस्से की ही लॉस उन्हें उठाना पड़ती है। इस प्रकार से लायबिलिटी लिमिटेड होने के कारण अधिक से अधिक संख्या में लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें लॉस का खतरा सिर्फ कैपिटल के अमाउंट तक ही सीमित रहता है। और चूंकि इनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चला जाता है, इसलिए कंपनी की कंडीशन में लॉस बहुत कम होते हुए देखा जाता है। इसके बाद में है कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी का पॉइंट। हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि इस प्रकार के बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति फिट होता है और बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है तभी तक ये बिजनेस चला पाता है। उसके डेथ होने पर, बीमार हो जाने पर ये बिजनेस बंद हो जाते हैं। लेकिन कंपनी की कंडीशन में बिजनेस लंबे समय तक चलते हैं और इसमें किसी व्यक्ति की डेथ होने का, इंसॉल्वेंसी का या इनकैपेसिटी हो जाने का कोई इफेक्ट कंपनी के बिजनेस पर नहीं पड़ता है। इसलिए कंपनी के रूप में कारोबार सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप की कंडीशन में अगर कोई पार्टनर अलग हो जाता है तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व माना जाता है, लेकिन कंपनी में किसी शेयर होल्डर के अपने शेयर बेचने से कंपनी का कारोबार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी के फॉर्म में हम बिजनेस में बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटल को इकट्ठा करते हैं। इस कारण से हम जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं उन्हें बिजनेस के ऑपरेशन के लिए अपॉइंट करते हैं और उनके द्वारा जब बिजनेस रन किया जाता है तो बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से चलता है और कम कास्ट में कैसे मैनेज किया जाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, इस कार्य को कंपनी के मैनेजर अच्छे ढंग से कर पाते हैं। इस प्रकार से हमें अच्छे मैनेजर्स की सर्विस लेने का फ़ायदा मिलता है। जबकि हमने अदर बिजनेस में पढ़ा था कि वहाँ कैपिटल कम होती है, इसलिए वो और हर व्यक्ति की मैनेजरियल स्किल ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो अनट्रेंड होते हैं आमतौर पर बिजनेस। जैसे सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप में हम देख सकते हैं, HUF में होता है, कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं होती है।
जिस कारण से वो लोग बिजनेस को अच्छे ढंग से नहीं चला पाते हैं। फिफ्थ है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी के फॉर्म में चूँकि हम ज़्यादा कैपिटल लगाते हैं, हम एफिशिएंट मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारे पास में बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए बहुत सारा कैपिटल भी होता है, हमारे पास में एक्सपीरियंस भी होता है एक्सपीरियंस मैनेजर के रूप में, इसलिए हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। और जब ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो बिजनेस में एक्सपेंशन की कोशिश की जाती है, उसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। 6 पॉइंट है ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स को हमने अभी पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें आसानी से किसी भी व्यक्ति को बेचा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है। ये शेयर खरीदने और बेचने का कार्य जिस इस मार्केट में किया जाता है उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, यानी शेयर बाज़ार, जहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, वहाँ पर ये प्रोसेस की जाती है। इस प्रकार के कुछ फेमस शेयर बाज़ार भारत में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका इंडेक्स सेंसेक्स कहलाता है, इसी प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE है जिसका इंडेक्स निफ्टी कहलाता है। अगर आप टीवी पर न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पर आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये शेयर मार्केट है जहाँ पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर की कीमत कम होने पर सेंसेक्स नीचे आता है और बढ़ जाने पर सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से उसमें शामिल कंपनियों का एवरेज उनका इंडेक्स होता है। कंपनी के शेयर आसानी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और उसके बदले में पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। जब जो चाहे बेच सकता है और पैसा इकट्ठा कर सकता है। इसमें मुश्किल से 3 दिन के अंदर पैसा अपने को नकद रूप में मिल जाता है। इसके बाद में है पब्लिक कॉन्फिडेंस। एक कंपनी कानून के अनुसार अपने अकाउंट को पब्लिश कराने के लिए बाध्य होती है। कंपनियों को अपने एनुअल अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट, फ्यूचर प्लान, ये सभी पब्लिक को इशू करना होते हैं, पब्लिश कराना पड़ते हैं, न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता है, अपने वेबसाइट पर डिटेल इनकी डालना पड़ती है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हर साल अपनी रिपोर्ट सबमिट करना होती है। तो इसमें सभी प्रकार की जानकारी आम जनता के लिए दी जाती है, इससे इसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और कंपनी इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपना कार्य करती है, लोगों का भरोसा प्राप्त करती है और उसके आधार पर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करती है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस होने के कारण बिजनेस की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। 8 पॉइंट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें एक ही व्यक्ति मैनेज करता है। पार्टनरशिप में जितने पार्टनर होंगे सभी जो है उसमें किसी पॉइंट पर डिसीजन में शामिल होते हैं और उसमें हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिलता है। कंपनी का जो बिजनेस है इसकी खास बात यह है कि कंपनी में भी जो डिसीजन होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग करते हैं, उसमें वोटिंग की जाती है। यहाँ पर सभी डायरेक्टर को वोटिंग का राइट होता है और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का कार्य शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है। तो वही व्यक्ति डायरेक्टर रूप में अपॉइंट होता है जिसके पक्ष में शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी होती है। जिस प्रकार से वोटिंग राइट यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति इसमें वोट कर सकता है, यानी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट अपनाया गया है। इसके बाद 9 पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ ऑनरशिप। All the shareholders of the company are considered as the owners of the company. There are a large number of people who buy the shares of the company. Thus, the benefit of the company operations are distributed among a large number of people and it is not restricted in a few hands. ये सबसे बड़ी खासियत है कि शेयर होल्डर्स कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से जितने चाहे उतने शेयर खरीद सकता है, यानी एक शेयर खरीदने पे भी कोई रोक नहीं होती और शेयर की वैल्यू भी बहुत कम होती है। तो जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए वो ज़्यादा संख्या में शेयर खरीद ले, जिसके पास कम है वो कम शेयर खरीद ले। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सभी को उनके द्वारा खरीदे गए शेयर के संख्याओं के हिसाब से उस प्रॉफिट में अपना शेयर मिलता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति जो कंपनी में शेयर खरीदेगा उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है
और कंपनी के बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर चलते हैं, इसलिए उनका सारा प्रॉफिट सभी शेयर होल्डर के बीच में बढ़ जाता है और कुछ खास लोगों के हाथ में सीमित नहीं रहता। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें ज़्यादा संख्या में शेयर्स भी खरीदना होंगे। इसका 10th है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी के द्वारा सामान्य रूप से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ पैसा खर्च किया जाता है। ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ में होता है, जिसमें कि स्कूलों को चलाना, कॉलेज चलाना, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर्स को चलाना, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, जिससे कि आम जनता के लोगों को इसमें लाभ मिलता है। इसके बाद में है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ ए कंपनी। जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो सब अच्छा ही नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। इसके बाद में सबसे पहली कमी हम कंपनी में देख सकते हैं, लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि कंपनी का जन्म कानून के माध्यम से होता है, लेकिन सबसे कठिन जो प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की होती है वो कंपनी के लिए ही रखी गई है। इसमें हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर्स को पूरा करना होता है। उन डॉक्यूमेंट और परमिशंस के बिना हम उस एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करना होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके सबमिट करना होते हैं, बहुत सारी परमिशंस कलेक्ट करना होती है और उसके लिए उसे कंपनी का बिजनेस शुरू होने से पहले ही कुछ एक्सपर्ट लोगों को हायर करना पड़ता है, जो कि इन कार्यों के लिए बहुत ही हाई फीस चार्ज करते हैं। यहाँ तक कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस भी पहले ही चुकाना पड़ती है, बाद में एप्लीकेशन जमा होती है। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग करने की जो प्रोसेस है कंपनी के लिए वो बहुत ही लेंदी होती है, वो ज़्यादा का काम होता है और इसमें बहुत सारा खर्च भी हमें करना पड़ता है। इसके बाद में है लैक ऑफ मोटिवेशन। कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑनर्स। कंपनी का बिजनेस उसके मालिक नहीं चलाते। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। यानी कंपनी को डायरेक्टली शेयर होल्डर नहीं चलाते, बल्कि इनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजर के हाथ में होता है। ये मैनेजर अपने कार्य के बदले में सैलरी प्राप्त करते हैं। उनका चूँकि काम के बदले उन्हें सैलरी मिल रही है, इसलिए उनके द्वारा की जाने वाली मेहनत के बदले उन्हें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन की स्थिति पाई जाती है। मैनेजर्स अपने काम को रूटीन के समान करते हैं तो कंपनी की प्रोग्रेस कम हो जाती है। सिर्फ सैलरी से मतलब रखेंगे तो फिर बिजनेस अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कंपनी का प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब कंपनी के मैनेजर्स को भी कंपनी के प्रॉफिट हो और लॉस में उन्हें भी लॉस उठाना पड़ता हो, तभी ये स्थिति हो सकती है। तो इसमें चूँकि ऐसा बाध्य नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। इसके लिए कंपनी के मैनेजर्स को एक निश्चित टारगेट पूरा होने पर इंसेंटिव्स या बोनस दिए जा सकते हैं। इसके बाद में है डिले इन डिसीजंस। कंपनी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि हजारों लाखों लोग शेयर होल्डर होते हैं। कुछ खास कंडीशन में डिसीजन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सामान्य कार्यों का संचालन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जिसमें कि उन्हें एनुअल मीटिंग के बजाय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी आयोजित करना पड़ती है, जिसके लिए 21 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है। इसलिए कंपनी के अंदर कई बार इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे कि हम टाइम पर जो डिसीजन करके बेनिफिट ले सकते थे उसके चूक जाने की संभावना होती है। इसके बाद में है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट के द्वारा कंपनियों के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ निर्धारित की गई हैं, बहुत सारी पेनल्टी भी निर्धारित की गई हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कंपनियों के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी रखी गई हैं, क्योंकि कंपनियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हजारों लाखों करोड़ रुपया पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है, तो कंपनी किसी प्रकार की चीटिंग उन लोगों के साथ न कर पाए, इसलिए उनकी बहुत बारीकी से जांच पड़ताल रिकॉर्ड की जाती है। और इस कारण से गवर्नमेंट उनसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगती है। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इंक्वायरीज भी हो सकती हैं, जिसका चांसेस होता है। तो ऐसी स्थिति ना आए,
इसलिए गवर्नमेंट उनसे फुल इंफॉर्मेशन मांगती है और उनके आधार पर अपने जांच करती है, टैक्स कलेक्शन करती है। इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी को बहुत सारा समय और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। इसके बाद में है कन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। एक कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये इस प्रकार के हैं, जैसे कुछ लोग शेयर होल्डर होते हैं, कुछ डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सभी लोगों का अपना अपना कंपनी में इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। जैसे कि डिवेंचर होल्डर ये चाहता है कि उसने जो पैसा लोन के रूप में दिया है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। इसी प्रकार से शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको मिलने वाली इनकम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। इस प्रकार की स्थिति में कई बार ये स्थिति भी आ सकती है कि एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचारों से मिल ना पा रहे हों, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को ज़्यादा इंटरेस्ट अगर हम देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो शेयर होल्डर का नुकसान होगा, और अगर शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट देंगे तो हमें इंटरेस्ट रेट को घटाना पड़ेगा। इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। इसके बाद में हम देख सकते हैं ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। although we say that there is a demographic setup in the company pharma business, but this democratic setup exists only on paper। हमने अभी पढ़ा कि इसमें हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, परंतु ये व्यवस्था जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये सिर्फ कागजों पर ही पाई जाती है। इन रियल प्रैक्टिस कंपनी इज इन द हैंड्स एंड कंट्रोल ऑफ ए फ्यू पीपल। वास्तविक स्थिति में कंपनी का संचालन कुछ लोगों के द्वारा ही किया जाता है, जिन्हें हम डायरेक्टर कहते हैं, जो रोज के कार्यों की नियंत्रण करते हैं, और इन डायरेक्टर्स के द्वारा पूरी कंपनी के कारोबार पर अपना नियंत्रण रखा जाता है। ये व्यक्ति कंपनी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं और उसमें उनके पर्सनल इंटरेस्ट और बेनिफिट भी छिपे हुए होते हैं, और उनको ध्यान में रखने की स्थिति में वो आम शेयर होल्डर्स का और कंपनी के हितों को या उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके बाद में है अनहेल्दी स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशन मीन्स अनहेल्दी इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ए शेयर। जब कंपनी के शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है तो बहुत से लोग इनके माध्यम से पैसा कमाते हैं। इसके लिए वो जब कंपनी के शेयर की कीमतें कम होती हैं तब उन्हें खरीद लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो जाए, आर्टिफिशियल स्थिति भी इस प्रकार की बनाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए और उसे फिर हाई रेट पर बेचकर वो प्रॉफिट कमा पाएँ। तो ये वास्तविकता में उस लेवल तक जब नहीं पहुंचता है, कंपनी के वास्तविक कीमत शेयर की वो नहीं होती है, तो इस प्रकार से वो कुछ समय बाद में कीमतें बढ़ने के बाद में घट जाती हैं और इस प्रकार से कुछ लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। और ये बढ़ने का कार्य कंपनी के डायरेक्टर्स के पास में कंपनी के लिए अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मिसयूज से पैदा होता है। जो कंपनी के डायरेक्टर कंपनी में कार्य कर रहे हैं वो उन्हें कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, इसलिए वो शेयर की कीमतें या शेयर से जिन्हें कि हम सिक्योरिटी भी कहते हैं, सिक्योरिटीज़ की कीमतों में बढ़ने से पहले ही शेयर्स को खरीद लेते हैं और जब उनकी कीमतें बढ़ जाती तो उन्हें बेच देते हैं। इसी प्रकार से जब उनकी कंपनी के शेयर्स की कीमतें घटने की संभावना फ्यूचर में हो तो उस इंफॉर्मेशन के पब्लिक तक आने से पहले ही वो अपने शेयर्स बेच देते हैं और जब कीमतें घट जाती हैं तब उसे दोबारा से खरीद कर डिफरेंस से प्रॉफिट बना लेते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गलत कार्य भी किए जाते हैं। सोशल एविल्स। कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस में कैपिटल लेकर कार्य करती है, इसलिए उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है इसमें अमीरों के और ज़्यादा अमीर बनने की और एकाधिकार होने की संभावना बन जाती है। इसमें कंपनी इतने बड़े पैमाने पर कारोबार करती है, लार्ज स्केल पर करती है कि छोटे छोटे बिजनेसमैन उसके कंपटीशन में टिक नहीं पाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं रिलायंस जियो के आने से बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जो टेलीकॉम सर्विस दे रही थी वो बंद हो गई हैं, या हम एग्जांपल देख सकते हैं आइडिया और वोडाफोन का कि वो मर्जर करने को मजबूर हो गई, जिससे कि जियो का मुकाबला करने लायक स्थिति बने। इस प्रकार की स्थिति मोनोपोलिस्टिक स्थिति की तरफ लेके जाती है। इस प्रकार से सामाजिक तौर पर
बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। कंपनी का इतना ज़्यादा मजबूत हो जाना कि अन्य कोई उनके सामने टिक ही ना पाए। और जब ऐसी स्थिति आती है तो कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है, क्योंकि उनके पास में और कोई विकल्प ही नहीं होता है कि हम कहाँ जाएंगे। फिर नंबर 9, इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट डिसीजंस। जब कंपनियों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो वो गवर्नमेंट डिसीजंस को भी प्रभावित करने लगती हैं। इसके लिए उनके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको बड़े बड़े पैमाने पर डोनेशंस भी दिए जाते हैं, और जब वो पार्टी इलेक्ट होकर अपनी गवर्नमेंट बना लेती है तब उससे वो अपने इच्छानुसार जो है डिसीजंस भी करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से बड़े बड़ी कंपनियां पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी पैदा करती है, इंटरफेरेंस भी उनके द्वारा किया जाता है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी वो चेंज कराने में सफल हो सकती हैं। तो ये इसमें खतरे छुपे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में। तो कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी, सेकंड है पब्लिक कंपनी, और थर्ड होती है 1% कंपनी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो कंपनी से 2000 में उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है जिसे हम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 कहते हैं। उसके अनुसार प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होगी उसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, फर्स्ट कंडीशन है इसमें मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम मेंबर की संख्या 50 रहेगी, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को शामिल नहीं किया जाता है। एम्प्लॉय भी शेयर खरीद सकते हैं परंतु इस काउंट में वो शामिल नहीं होते। सेकेंड है रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर देयर शेयर। इसमें कंपनी के जो मेंबर हैं वो अपने शेयर को किसी बाहरी व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और इसके साथ इसमें जनता को शेयर खरीदने के लिए ऑफर भी नहीं दिया जा सकता। फोर्थ पॉइंट में दिया है कि इसमें जनरल पब्लिक से डिपॉजिट को इन्वेस्ट भी नहीं करा जा सकता, यानी आम जनता से फिक्स डिपॉजिट के रूप में पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए हो। तो जो कंपनी इन 5 कंडीशंस को पूरा करती हैं उन्हें हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। इसके बाद में यहाँ हेडिंग जो दी गई है उसमें आप ध्यान से देखेंगे, चेंज इन द सेक्शन प्रोवाइडिंग फॉर द डेफिनेशन एंड नो चेंज इन द डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी। यहाँ पर बताया गया है प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे, इसके लिए कुछ आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट है रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर टू इट्स शेयर। इसमें कंपनी के शेयर को बेचने पर, ट्रांसफ़र करने पर रोक होती है। बेच सकते हैं लेकिन अपने मेंबर के बीच में ही, बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकते। इसके अलावा 1% कंपनी को छोड़कर बाकी में जो मेंबर्स की संख्या होती है वो कम कितनी होगी, 200 तक। यहाँ पर कुछ चेंजेस अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मेंबर की संख्या बताई है कितनी, 200। प्रोवाइडेड डेट वेयर 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। यहाँ पर बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के पास में उनका एक शेयर हो, जॉइंटली उन्हें खरीदा हुआ, तो उन्हें एक मेंबर माना जाएगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन जो कंपनी में नौकरी करते हैं, और बी पॉइंट में दिया हुआ है ऐसे पर्सन जो कि कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, पहले कार्य करते थे और अब कंपनी के मेंबर बन चुके हैं, वो इसमें आते हैं। पब्लिक कंपनी में हम देख सकते हैं अ पब्लिक कंपनी विच इज़ द वन विच, यहाँ पर भी इसमें कंडीशन बताई। जैसा अभी हमने प्राइवेट के लिए देखा कि वहाँ पे 5 पॉइंट दिए थे, यहाँ पर 6 पॉइंट बताए गए हैं। हमने वहाँ पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 2, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 7। और हमने पब्लिक कंपनी में अभी देखा मैक्सिमम लिमिट बताई है 9 लिमिट, जबकि प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितने होंगे, 50। पब्लिक कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने की परमिशन देती है, प्राइवेट नहीं देती है। इस प्रकार के हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जनता को, आम जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए इनवाइट किया जा सकता है, उनके द्वारा डिपॉजिट भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। कंपनी की जो पब्लिक कंपनी होगी उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में हमने क्या पढ़ा कि 1 लाख रुपीज़ होने चाहिए।
और कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनके संबंध में हम कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे और ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। उन पॉइंटों को अगर हम याद कर लें तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी दो प्रकार की होती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up। ये बताता है कि ऐसी कंपनी को हम गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी कहते हैं जिसमें कि उसके मेंबर्स के द्वारा कंपनी के वाइंड अप होने की स्थिति में कंपनी की एसेट को चुकाने के लिए कुछ और पैसा देने की गारंटी दी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार समझेंगे, यदि किसी कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ का है और शेयर होल्डर से अभी तक 6 रुपीज़ कंपनी ने कलेक्ट किया था, तो जो बाकी के 4 रुपीज़ रिमेनिंग रह गया है, कंपनी वाइंड अप की कंडीशन में वो शेयर होल्डर से 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पैसा मांग सकती है। अगर इस प्रकार की कंपनी है तो उसे हम लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी कहते हैं। इसके बाद में है सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसके लिए कहा है means a company having the liability of its share members limited by the memorandum to the amount if any। तो इसमें अगर कोई पैसा देना बाकी रह गया हो तो वो इसमें शामिल माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 1% कंपनी का। 2013 का जो एक्ट है इसमें कंपनी का एक नया टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें 1% कंपनी है। अभी हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी के बारे में कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति भी देखी गई कि कोई सोल प्रोप्राइटर यदि कंपनी के फॉर्म में, अगर वो बहुत पैसे वाला है और वो कंपनी के फॉर्म में शुरू करना चाहता था तो उसको अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन 2013 के एक्ट के द्वारा 1% कंपनी को भी शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इसका नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें मेंबर्स की संख्या केवल 1 होती है। 1% कंपनी खोलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC आर बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। ऐसा कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है या एलिजिबल नहीं है जो कि 1% कंपनी के अंदर हो। 1% से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पर हमारे लिए ये ध्यान रखना होगा कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी के संबंध में जो इन्फॉर्मेशन आगे के पॉइंटों में दी गई है वही ज़्यादा यूज़फुल है, जहाँ पर इसको समराइज करके बताया गया है। इन कंपनियों को खोलने के कुछ लाभ भी होते हैं और जब लाभ होंगे तो कुछ हानियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर हम समरी के रूप में डिफरेंस में देख सकते हैं, जहाँ पर इनको ज़्यादा बेटर तरीके से शॉर्टकट में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने डिफरेंस दिए हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव के एंगल से क्वेश्चन यही बनते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर होगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर की संख्या 7 होती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है कोरम के लिए। कोरम वो स्थिति होती है जो किसी मीटिंग में कम से कम उतने लोगों के प्रेजेंट होने पर मीटिंग शुरू होने की नंबर्स को बताती है। जैसे किसी मीटिंग में अगर एक ही डायरेक्टर अगर आता है प्राइवेट कंपनी में तो मीटिंग को शुरू नहीं माना जा सकता, कम से कम 2 डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी मीटिंग शुरू हो सकती है। इसी प्रकार से पब्लिक कंपनी में ये रिक्वायरमेंट मिनिमम 3 डायरेक्टर की रखी गई है, यानी कम से कम 3 डायरेक्टर अगर आएंगे तो मीटिंग शुरू हो सकती है। थर्ड है इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी
जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते अपने शेयर डिवेंचर के लिए या पब्लिक डिपॉजिट के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। पब्लिक कंपनी जनता को इनवाइट करती है और प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है। प्रॉस्पेक्टस का पॉइंट है, प्रॉस्पेक्टस को हिंदी में प्रविवरण कहते हैं, इसे हम एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल वर्ड प्रॉस्पेक्टस ही है और हम प्रॉस्पेक्ट वर्ड ही यूज़ करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट होता है। प्राइवेट कंपनी के द्वारा प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस को इशू करना कंपलसरी होता है, क्योंकि उनके द्वारा पैसा पब्लिक से ही कलेक्ट किया जाता है, इसलिए वो पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं करती, इसलिए उसके द्वारा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता। इसके बाद में है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को बाहरी व्यक्तियों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी में फ्री ट्रांसफ़र शेयर्स का होता है। इसके बाद में है 6 पॉइंट स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनी में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए इस मीटिंग को आयोजित करना जरूरी होता है और उसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, उसे फाइल किया जाता है। इसके बाद में है 7 पॉइंट इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर मेंबर्स का रजिस्टर बनाने की बात कही गई है। प्राइवेट कंपनी में रजिस्टर नहीं बनाया जाता है, जबकि पब्लिक कंपनी निश्चित डेट के में इस रजिस्टर को मेंटेन करती है। 8 थे लीगल फॉर्मेलिटीज़। प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से छूट प्रदान की गई है, क्योंकि उसमें जनता का ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं है। प्राइवेट जैसी ही एक प्रकार की होती है, कुछ लोगों का पैसा ही इन्वेस्ट होता है, इसलिए नुकसान भी कुछ लोगों का ही होगा। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, क्योंकि उसमें हज़ारों लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है। इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल का पॉइंट आता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप जो कैपिटल है वो 1 लाख होती है, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होती है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो आपकी बुक में ये दिए गए हैं, इनके बारे में हमने अभी काफ़ी पढ़ लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलरिटी भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि फॉर्मेशन की बात आती है, रजिस्ट्रेशन दोनों का जरूरी होता है, लेकिन एक्ट अलग है। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के द्वारा होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू होता है। मेंबर्स की संख्या की जहाँ अगर बात की जाए तो हमने अभी पढ़ा है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने पढ़ा कि मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी होता है। इसका मोटिव, कंपनी का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कंपनी में किया जा सकता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं किया जा सकता है। वो केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने शेयर वापस कर सकते हैं और बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसी अन्य व्यक्ति को दे सकती है। वोटिंग राइट, दोनों जगह पे 1 शेयर 1 वोट होता है। यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी, उनमें 1 शेयर 1 वोट चलता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर की संख्या को ध्यान नहीं रखते, बल्कि मेंबर्स को काउंट किया जाता है और एक मेंबर 1 वोट दे सकता है। इसका मैनेजमेंट की बारी आती है, तो कंपनियों का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रोफेशनल एक्सपर्ट करते हैं, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट उसके स्वेच्छा भाव से निःशुल्क कार्य करने वाले मेंबर के द्वारा किया जाता है। प्रिविलेज यानी लाभ, गवर्नमेंट के द्वारा कंपनियों को कोई स्पेशल प्रिविलेज या लाभ प्रदान नहीं किए जाते, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कंसेशंस के रूप में छूट प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस अगर हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से हमें पढ़ना और समझना चाहिए और इन्हीं के आधार पर हम एक्सप्लेनेशन भी इजीली कर सकते हैं। इन्हीं हेडिंग के जो पॉइंट है, हमारे बेसिस ऑफ डिफरेंस के जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं, इन्हें हम इस कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जो फार्मा बिजनेस के जो 5 फॉर्म पढ़े थे, उन्हीं 5 फॉर्म को समरी के रूप में यहाँ पर उनकी
कंपैरिजन किया गया है। इन पॉइंटों के आधार पर हम तैयार कर लें तो हम एक साथ इसी चार्ट की मदद से हम पांचों टाइप के जो फार्म है बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एग्जाम के लिए आपके काम के रहेंगे। इसके बाद में है अब हमारा न्यू टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।